नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और आज हम इस सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो भारत के राष्ट्रपतियों में से लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये 4थे नंबर के लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं इनका पूरा नाम है और ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी? तो जो सरोजिनी नायडू हैं ये कानपुर अधिवेशन, कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था यहाँ पर अध्यक्ष बनी थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। ये अधिवेशन हुआ कब था? तो ये अधिवेशन जो है ये 1925 को हुआ था, ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ पर सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। और दूसरा इनसे फैक्ट पूछा जाता है, एक इनका उपनाम है, इनको भारत कोकिला कहा जाता है, ठीक है। भारत कोकिला किसको कहा जाता है? तो भारत कोकिला जो है ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और इनको भारत कोकिला किसने कहा, ये फैक्ट भी पूछा जाता है। तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। किसने नाम दिया था इनको भारत कोकिला? तो महात्मा गांधी जी ने नाम दिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर की उपाधि धारण किसने की थी? औरंगजेब ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो औरंगजेब हैं इसका मकबरा पूछा जाता है कि इसका मकबरा कहाँ पर है? तो खुलदाबाद में, ठीक है। खुलदाबाद में इसका मकबरा है और ये खुलदाबाद कहाँ पर है? तो ये जो खुलदाबाद है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। एक और फैक्ट पूछा जाता है औरंगजेब से, सिक्कों के 9वें गुरु थे, ठीक है। सिक्कों के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर, ठीक है। जो गुरु तेग बहादुर थे ये सिक्कों के 9वें गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। ये फैक्ट भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, एक उड़ने वाले हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो जो उड़ने वाला हवाई जहाज है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिए, इसमें जो है स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। तो इसमें दोनों ऊर्जाएं होती हैं, सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, जब एरोप्लेन जो है ग्राउंड से ऊपर उठता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और जब वह हवा में उड़ता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उड़ने वाला हवाई जहाज है या फिर एरोप्लेन है उसमें स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं होती हैं, इसको याद रखेंगे। नंबर 5 क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल है ये 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? ये 5 वर्षों का होता है। देखिए, जो राज्यसभा का सभापति है ये कौन होता है? तो जो राज्यसभा का सभापति है ये उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है, ठीक है। लेकिन जो राज्यसभा के उपसभापति और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं सभी का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। आपको याद रखना है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, इसलिए इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लेकिन जो राज्यसभा के उपसभापति हैं और अन्य जितने भी सदस्य हैं सभी का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है, ठीक है। एक और फैक्ट पूछा जाता है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, इसको शॉर्ट में बोला जाता है PRI यानी कि प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था?
तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को गठित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको डेट भी याद रखना है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे सभी ऑप्शन में 1919 लिखा है। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन गठित हुआ था। ठीक है, किस दिन? वैसाखी के दिन गठित हुआ था। देखिए हुआ क्या था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक आम सभा चल रही थी। ठीक है, जहां पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। ठीक है, किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर था। ठीक है, इसने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी और इसमें जो है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोगों की मौत हो गई थी? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, और कांग्रेस समिति के अनुसार कितने लोग मारे गए थे? तो कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जलियांवाला बाग में अमृतसर में ये जो सभा चल रही थी इसकी खबर, इसकी मुखबिरी किस भारतीय ने की थी? तो हंसराज नाम का एक भारतीय था। ठीक है, किस नाम का था? हंसराज नाम का। ठीक है, इसने मुखबिरी की थी कि यहाँ पर जो सभा है ये चल रही है और इस सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। कितने लोग मारे गए थे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार? तो 379। और कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई थी इसके अनुसार कितने लोग मारे गए थे? तो कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। इसकी मुखबिरी किसने की थी? तो हंसराज ने इसकी मुखबिरी की थी। देखिए दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी क्वेश्चन हो एक फैक्ट उसका आंसर बताने से कुछ नहीं होता यार, है ना। तो जितने भी फैक्ट बनते हैं मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन का निचोड़ आपके सामने रखूं ताकि जब भी आपका कोई एग्जाम हो तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर सकें। एग्जामिनर कितना भी आपको फंसाना चाहे लेकिन आप उसमें नहीं फंसें। तो आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इनको ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। कब दी थी? तो इनको 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। ठीक है, और ये जो है 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी घटना से दुखी होकर इन्होंने जो नाइटहुड की उपाधि है ये लौटा दी थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उस समय जिस व्यक्ति के पास नाइटहुड की उपाधि होती थी उसके नाम के साथ सर लगाया जाता था। ठीक है, उसके नाम के साथ सर लगाया जाता था। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे सर रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इनके नाम के सामने सर लगाया जाता था जिनके पास नाइटहुड की उपाधि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? टसीगंग है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश का एक जिला है लाहौल स्पीति, यहीं पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो देखिए जो गुजरात का कांडला बंदरगाह है इसका नाम बदला गया है। कब बदला गया? 2017 में, और इसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नाम बदले जाते हैं वो पूछे जाते हैं, तो याद रखना कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है ये अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं जो राष्ट्रपति हैं ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं? तो ये एक अनुच्छेद है, ये पूछा जाता है अनुच्छेद 123। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और देखिए जो अध्यादेश जारी कर दिया है राष्ट्रपति ने इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना तो आवश्यक है। ठीक है, चूंकि जो संसद है इसके सदनों के जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच का अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, इसीलिए अध्यादेश 6 माह तक लागू रह सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो जो असहयोग आंदोलन है सबसे पहले हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। कब? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, और देखिए 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। क्या क्या हुआ था इस कांड में?
तो एक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। ठीक है, एक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी जिससे 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। ठीक है, और 5 फरवरी 1922 को ही असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा गलियारा जो है ये रामेश्वरम मंदिर का है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये रामेश्वरम मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भी पूछा जाता है, कहाँ पर है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो सबसे ऊंची झील का नाम है टिटिकाका झील। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो ये जो टिटिकाका झील है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में ये झील जो है स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो इसको शॉर्ट में ILO बोला जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी भारत के खालिस्तान के विरोध में थे। तो जो महात्मा गांधी जी हैं ये भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण के विरोध में थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बात को महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में खुद लिखा है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? तो हिंद स्वराज। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि जो भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण हो रहा है इसमें सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। ठीक है, और जो तीव्र औद्योगिकीकरण है इसके पक्ष में कौन था? तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, ये इसके पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी। तो मैं आपको सारे फैक्ट बताता हूँ। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 24 अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार की घोषणा की थी। तो अंतरिम सरकार की घोषणा किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब की थी? 24 अगस्त 1946 को की थी। ठीक है, और जो अंतरिम सरकार है इसका गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, लेकिन प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में भाग नहीं लिया था। ठीक है, और 24 अक्टूबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, कब? 24 अक्टूबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। ठीक है, तो ये 3 डेटें आपको याद रखना है कि जो अंतरिम सरकार है इसकी घोषणा कब हुई? तो 24 अगस्त 1946 को हुई। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, लेकिन उस समय जो है मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? 24 अक्टूबर 1946 को। तीनों डेटें पूछी जाती हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी 1940 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1940 में कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1940 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इसी अधिवेशन में जिन्ना ने 1940 में भारत से पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग रखी थी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान शब्द है, ठीक है, जो पाकिस्तान शब्द है इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता हैं चौधरी, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली जो हैं ये पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता माने जाते हैं। तो ये फैक्ट कई बार पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो ये हटाया गया था मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है, और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। कहाँ पर रख दिया गया? अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। और ये जो संपत्ति का अधिकार है अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, अब यह कानूनी अधिकार है। ठीक है, कैसा अधिकार है?
तो ये कानूनी अधिकार है। तो आप ये क्वेश्चन कब सॉल्व कर सकते थे, जब आपको पता हो कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। तो ये हटाया गया था 1978 में और 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो आपको ये तो पता होना था और दूसरा आपको पता होना था जो प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल है उनका क्रम, कि 1978 में कौन प्रधानमंत्री थे। तो मोरारजी देसाई जो हैं 1978 में प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसलिए इस सीरीज में ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि हम नील नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 6650 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और नील नदी का एक उपनाम है, ये पूछा जाता है तो मिस्र का वरदान। ठीक है, जो नील नदी है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको मिस्र का वरदान कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है ये लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर, लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ये जो तमिल संगम है ना, ये 3 हुए थे और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्रथम तमिल संगम का आयोजन हुआ था मदुरई में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। आयोजन तो मदुरई में हुआ था, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो जो अगस्त ऋषि थे वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और जो दूसरा तमिल संगम था इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था कपाटपुरम में। और जो तीसरा तमिल संगम था इसका आयोजन हुआ था मदुरई में। ठीक है, यानी कि पहले और तीसरे तमिल संगम का आयोजन हुआ था मदुरई में और दूसरे तमिल संगम का आयोजन हुआ था कपाटपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो देखिए जो CJI होते हैं, ठीक है, जो CJI होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी रिटायरमेंट की एज होती है 65 ईयर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो CJI हैं इनकी सैलरी कितनी होती है, यानी कि इनका वेतन कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। तो इनका वेतन होता है 2,80,000। ठीक है, और यदि हम बात करें कि जो फर्स्ट CJI यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरा लाल जे कानिया। ठीक है, हीरा लाल जे कानिया जो हैं ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था। तो गुलरुखी के उपनाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखता था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सिकंदर लोदी है ये लोदी वंश का शासक था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा शहर किसने बसाया। तो आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, और सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर है। तो जो सिकंदर लोदी है इसका मकबरा जो है ये दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी। तो किसकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात साइमन कमीशन की हुई है, तो साइमन कमीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कब आया था, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और इसी का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इनका एक निकनेम है, ये पूछा जाता है, तो इनको पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी इनकी 2 पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो अनहैप्पी इंडिया और दूसरी है यंग इंडिया। इन दोनों पुस्तकों को मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा। और एक इनका प्रमुख नारा है, तो इनका प्रमुख नारा भी पूछा जाता है। इनका नारा है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ये नारा किसका है, तो ये है लाला लाजपत राय का। अब देखिए इनकी 2 मैंने पुस्तकें बताई हुई हैं। एक तो बताई है मैंने अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक ही समझना है, इसको एनो दरबे में आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि जो लाला लाजपत राय हैं ये बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इनकी जो मृत्यु है ये पुलिस के हमले के कारण हो गई थी, मतलब इनको डंडे पड़े थे। ठीक है, पुलिस के तो डंडे पड़े थे, तो ये इंडिया से अनहैप्पी थे। कैसे थे, ये इंडिया से अनहैप्पी थे, इसीलिए हम ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि इन्होंने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिख दी। याद करना है हमें केवल। ठीक है, 1 नंबर के लिए। दूसरा, इनको पुलिस के जब डंडे पड़े तो ये सोच रहे हैं कि यार यदि मैं यंग होता, ठीक है, यदि मैं यंग होता इंडिया में तो आज मुझे जो है पुलिस के डंडे नहीं पड़ते।
ऐसा किसने सोचा? लाला लाजपत राय ने सोचा। केवल ये लॉजिक है, क्योंकि हमें इनकी 2 पुस्तकें याद करना है और हमें 1 नंबर की ज़रूरत है और 1 नंबर ही हमारा सिलेक्शन करवाता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो जो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है ये लाला लाजपत राय की है, क्योंकि ये पुलिस के डंडे पड़े थे और ये जो है इंडिया से अनहैप्पी थे। दूसरे ये सोच रहे थे कि यदि मैं यंग होता तो मैं पुलिस के डंडों से बच जाता। ठीक है, तो ऐसा हमने लॉजिक लगाकर इनकी 2 पुस्तकें याद कर ली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर लगाना है और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट पता हो आप लिख दें, क्योंकि मैं ये फैक्ट बता चुका हूँ। ठीक है, और लिखने के मामले में कतई कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि अब जो चीज़ें लिख देते हैं वो चीज़ें आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती हैं। तो दोस्तों थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और दोस्तों हमारी जो 1000 जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है, इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यदि आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो आप कहाँ से देख सकते हैं? प्ले लिस्ट को विजिट करके यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। और अभी हमारे चैनल पर 2 क्लासें चल रही हैं। सुबह जो जीके जीएस की क्लास है वो 7 बजे होती है। ठीक है, जो कि मैं खुद पढ़ाता हूँ। और रात को 8 बजे क्लास होती है मैथ की। ठीक है, रात को 8 बजे किसकी क्लास होती है? मैथ की क्लास होती है। ये आपके लिए अरविंद लोधी सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको मैथ पढ़ाते हैं, तो इनकी क्लास भी आप ज़रूर देखें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।